अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है, बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 106। इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रेज बाय 20%, then by what percent should a person reduce his consumption of the rice so that expenditure remains same। भाई वही वाला सवाल है, मैंने जो यहाँ पे बेसिक दिया वही यहाँ पर भी काम आएगा। भाई एक्सपेंडिचर अपने को दोनों जगह सेम ही रखना है। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन होता है। जिस रेशो में मैं प्राइस बढ़ाऊंगा उसी के रिवर्स रेशो में कंजम्पशन कम करूंगा, तभी तो मेरे पास दोनों तरफ एक्सपेंडिचर सेम आएगा। जैसे यहाँ पे समझो, अगर मैंने प्राइस को रेज किया 20% से, तो मेरे को जाहिर सी बात है कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो मेरा सेम ही है। भाई सेम खर्चा है मेरे पास, सेम पैसे लेके गया मैं, 1200 ही लेके गया। पहले मेरे पास जितना सामान मिलता था, अगर इस बार प्राइस बढ़ जाएगा तो उसी 1200 में मुझे इस बार सामान कम मिलेगा। अब यहाँ पे जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया, 20% मतलब 1/5। अब इसका मतलब प्राइस जो है एक 20% बढ़ने का मतलब 5 से 6 हो गया। 5 का 1 अपना 20% होता है, तो 5 से 6 हो गया। तो कंजम्पशन किस रेशो में कम होगा, उसी के रिवर्स रेशो में 6 से 5 हो जाएगा। 6 से 5 मतलब -1/6, -1/6 मतलब 16:2/3%, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को आपको वैसे बनाना ही नहीं है, मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी बताई है इसकी आपको। भाई अगर अपना प्राइस 20% से बढ़ जा रहा है और एक्सपेंडिचर में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, इसका मतलब कैसे करेंगे। भाई अगर आपका प्राइस 1/5 हो रहा है यहाँ पे प्लस का, मतलब 20% बढ़ रहा है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, इसका मतलब कंजम्पशन अपना डिक्रीज होगा। और यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब इन दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पे प्लस का नीचे का 6 आ जाएगा, और ऊपर 1 था तो ऊपर एज इट इज़ 1 हो जाएगा। इसका मतलब अपना कंजम्पशन माइनस का 1/6 करना पड़ेगा, मतलब 16:2/3% घटाना पड़ेगा, और वो लगभग 16.7% होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 107। द प्राइस ऑफ अ टैबलेट इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, देन डिक्रीज बाय 2.5% ड्यू टू द रिडक्शन इन सेल, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ द टैबलेट। भाई यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज लगेगा। अगर कोई भी टैबलेट है जिसका मैं प्राइस पहले 10% से बढ़ाता हूँ और फिर 2.5% से घटा देता हूँ, इसका मतलब पहले अगर मैं किसी भी चीज़ को x% से बढ़ाता हूँ, फिर उसी को मैं माइनस का y% से घटा देता हूँ, तो यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा। भाई किसी भी चीज़ को अगर मैंने पहले 10% से बढ़ाया तो वो अपने आप का 110 हो जाएगा, फिर मैंने उसी चीज़ को 10% से घटा दिया तो अब अपने आप को 90% हो जाएगा। तो यहाँ पे सक्सेसिव लग रहा है। जहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई दिख जाए, या फिर इस तरीके से बोला है कि मैं पहले उसको 10% से बढ़ा रहा हूँ, फिर 10% से डिक्रीज कर रहा हूँ, 2.5% से डिक्रीज कर रहा हूँ, 30% से बढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से दिख जाए, मतलब पहले जो रिजल्ट आया फिर उसका अब 30% बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, या फिर जो भी अपना चेंज किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमेशा सक्सेसिव लगता है। और एसओ का एक फॉर्मूला भी बना रखा है, जो कि होता है क्या है, एक्स प्लस में वाई प्लस में XY/100। अब ये वाला फॉर्मूला ऐसे सवालों के लिए कामयाब है, ठीक है। अब जैसे ये सक्सेसिव, अपना सक्सेसिव का ये फॉर्मूला याद कर लेना अगर आपको याद नहीं, हालांकि मुझे लगता है आपको याद होगा, क्योंकि आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो परसेंटेज, तभी तो आप यहाँ पे वाईक्यू सीरीज करने आए हो जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जैसे यहाँ पे देखो, पहले मैंने क्या किया है, 10% से बढ़ाया गया है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 10 है, और 2.5% से फिर मैंने डिक्रीज किया, इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या है, -2.5 है। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा, 10 में से 2.5 चला जाएगा तो 7.5 आएगा, और यहाँ पे एक्स वाई मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, और वो भी माइनस का आएगा क्योंकि -2.5 है। तो यहाँ पे आएगा कितना, -25/100, -25/100 मतलब 1/4, और 1/4 होता है क्या, इतना है, -0.25 आ जाएगा, 0.25। अगर मैं 7.5 में से 0.25 घटाऊँ तो कितना आएगा, 7.25, और यही 7.25 पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब इंक्रीज दिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 7.25 से यहाँ पे उसकी फाइनल प्राइस में चेंज आएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 108। द प्राइस ऑफ अ टीवी हैज़ बीन रिड्यूस बाय 20%, इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय। भाई जिस तरीके से हमने ये वाला सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 105, वैसे ही अपना 108 है। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया, जो टीवी का प्राइस अगर मैंने 20% घटा दिया, तो अब मुझे उसका फॉर्मर वैल्यू, मतलब पहले वाली वैल्यू अगर अचीव करनी है तो कितने परसेंट से मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। भाई अगर मैंने 20% से घटा दिया मतलब माइनस का 1/5, 20% घटाने का मतलब 1/5, और डिक्रीज किया तो माइनस कर दिया। अब मुझे फॉर्मर वैल्यू अचीव करना है, फिर से ओरिजिनल वैल्यू लाना है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, भाई अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि इस बार प्राइस में इंक्रीज करूँगा ना, वहीं अगर मैंने कम किया है तो बढ़ाऊंगा, तभी तो मैं वहाँ पे पहुँच पाऊंगा जो पहले वैल्यू थी। अब यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस लूँगा,
बड़े में से छोटा घटाऊंगा तो 5 में से 1 गया 4 आएगा, और ऊपर 1 था तो ऊपर एज इट इज़ 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1/4 मुझे बढ़ाना पड़ेगा अपने प्राइस को, तब जाके मैं ओरिजिनल प्राइस फिर से रिस्टोर कर पाऊंगा। इसका मतलब 1/4 25%, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे सवालों को बनाने के लिए क्या है, शॉर्टकट ट्रिक है। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 109, व्हेन द प्राइस ऑफ वॉच वाज रिड्यूस बाय 20%, द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इंक्रीज बाय 40%, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द सेल इन परसेंटेज। भाई यहाँ पे देखो, यहाँ सेल का अलग फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे सेल मतलब क्या है, सेल मतलब कितना परसेंट एक्चुअली में बिक्री हुई है, कितना परसेंट यहाँ पे हमारा इनकम हुआ है। सेल मतलब यहाँ पे कितनी की सेल हुई है, हमारी कितने रुपए की सेल हुई है। अब किसी भी प्राइस, अगर कोई भी वॉच का प्राइस है उसको मैंने 20% से कम कर दिया, ठीक है, और जो भी वॉच बेचे गए हैं उसमें 40% की वृद्धि देखी गई है, तो मेरे सेल में कितना चेंज आएगा। भाई सेल यहाँ पे कितने रुपए की है, कैसे पता चलेगा, भाई कितना प्राइस था वॉच का और कितनी सेल हुई है, कितनी यहाँ पे नंबर ऑफ वॉचेस बिकी है, नंबर ऑफ वॉचेस यहाँ पे कितना सोल्ड हुआ है। अभी अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख गया, इसका मतलब सक्सेसिव, जहाँ पर भी आपको इस तरीके से दो चीज़ दिख जाए, दो एलिमेंट, और बीच में मल्टीप्लाई करने से अपना चेंज आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे सक्सेसिव लगेगा। मैंने क्या किया है, पहले 20% से घटाया है, और फिर जो नंबर ऑफ वॉच सोल्ड है वो 40% से बढ़ गया है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब सक्सेसिव लगेगा। सक्सेसिव का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, -20 है, और वाई की वैल्यू कितनी है, 40 है, और दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -8 आएगा, -8 आएगा, -800 आएगा, अगर मैं उसको डिवाइड करूँगा 100 से तो ये हो जाएगा। इसका मतलब 40 और 20 में से अगर यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा, और यहाँ पे -8, इसका मतलब 12%, और वो भी प्लस का आएगा, तो 12% से क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा ना, डिक्रीज क्यों होगा, यहाँ पे अगर प्राइस इतने से घटाया गया है, -20 हो गया, ठीक है, और नंबर ऑफ वॉचेज अगर इतना 40 किया गया है, तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँगा, प्लस का 20 आएगा, और 4 टू 8 -8 आएगा। तो सही कर लेना, ये 12% से इंक्रीज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो रहा इसका एक तरीका, यहाँ पे सक्सेसिव से भी आप कर सकते हो, लेकिन इसको रेशो से भी कर सकते हो। रेशो से कैसे कर सकते हो भाई, जहाँ पर भी आपको परसेंटेज यहाँ पे जिस तरीके से मल्टीप्लाई दिख जाए, जैसे यहाँ पे अपना सेल आया, कहते कैसे था, सेल जो आया था वो प्राइस की मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ वॉच सोल्ड, है ना, इस इन दोनों में चेंज करने पे, मतलब इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे पता चलेगा। भाई मुझे सेल में चेंज क्या फाइंड करना है, सेल में चेंज फाइंड करना है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द सेल इन परसेंटेज। मतलब जो पहले सेल था और जब अब सेल आया, अब सेल मतलब 20% प्राइस घटाने के बाद, और नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड 40% बढ़ने के बाद, मतलब सेल 1 और मुझे सेल 2, है ना, सेल 2 में यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है, मतलब कितना परसेंट चेंज आया सेल 1 से सेल 2 में। इसका मतलब प्राइस 1, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड 1, और इसका प्राइस 2 इंटू सोल्ड 2, है ना, यही है। हालांकि आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई मेरा जो प्राइस है 20% से घट गया है, 20% से घट गया मतलब माइनस का 1/5, मतलब पहले अगर मेरा प्राइस 5 रहा होगा तो अब वो 1 घट के 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड कितना गया है, नंबर ऑफ वॉचेस 40% से बढ़ा गया है, इसका मतलब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है, 2/5, अब बढ़ाया गया तो प्लस का आएगा। इसका मतलब पहले अगर जो 5 वॉच यहाँ पे सोल्ड किए जाते थे तो अब वो 2 ज़्यादा किए जाएंगे, इसका मतलब अब कितने वॉच सोल्ड किए जाएंगे, बेचे जाएंगे, 7 बेचे जाएंगे। तो यहाँ से अब जो भी मेरे पास चेंज आएगा वो पहले सेल और दूसरे सेल में कितना चेंज आया वो मुझे बता देगा। तो ये 5×5 = 25 और 7×4 = 28, इसका मतलब पहले अगर 25 रुपये की सेल होती थी तो अब वो 28 रुपये की हो रही है। कितना बढ़ गई है, 3 रुपये से बढ़ गई है, ओवर 25, क्योंकि 25 अपना बेस वैल्यू आ जाएगा, 25 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, 25 अपने पहले की वैल्यू है। तो 1/25 4%, 3/25 12%, क्योंकि 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12%, और यहाँ पे प्लस आ रहा है, भाई 25 से 28 हुआ है तो बढ़ा हुआ है, इसका मतलब 12% से बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये डिक्रीज सही कर लेना, यहाँ पे ये इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और सारे ऑप्शन तो अपने ऐसे ही गलत हो गए। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 110, इफ़ द टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज डिमिनिश बाई 20% एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेज बाई 15%, रेवेन्यू डिक्रीजेज बाई, भाई यहाँ पे रेवेन्यू कैसे आएगा अपना, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है क्या, है ना, नहीं रिपीट नहीं है।
देखो यहाँ पे क्या है, हालांकि पहले ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ शायद, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीट है। टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज डिमिनिश बाय 20% एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेस बाय 15%, तो रेवेन्यू डिक्रीज बाई। भाई यहाँ से रेवेन्यू कैसे आएगा? भाई कोई भी चीज़ है अगर उस पर मेरा टैक्स कम कर दिया है, ठीक है, टैक्स कम करने के मतलब अब उसकी जो प्राइस है मैंने कम कर दी है, ठीक है, यही तो होता है टैक्स कम करने का मतलब। अब मैंने टैक्स एक तरीके से यहाँ पे कर है, कर मतलब एक तरीके से उस पर कितना मनी, कितना उसका प्राइस है एक तरीके से। और कंजम्पशन मतलब कितना उसको खरीदा गया है। भाई रेवेन्यू कब जनरेट होती है? किसी भी चीज़ का कितना प्राइस है और कितना लोगों ने उसको खरीदा, उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे पता चल जाएगा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। आया समझ में? तो यहाँ से रेवेन्यू कैसे आएगा? रेवेन्यू आएगा जब मैं टैक्स की मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? कंजम्पशन से। किसकी? कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से मुझे रेवेन्यू आएगा। और रेवेन्यू में ही तो मुझे चेंज फाइंड करना है। तो ये भी सक्सेसिव का सवाल है, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख गया तो सक्सेसिव का सवाल है जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है। तो आप चाहे इसको सक्सेसिव से कर लो, वो वाला फॉर्मूला लगा के एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100, या फिर रेशो से कर लो, रेशो से जैसे मैंने अभी ये वाला सवाल बताया था, ऐसे भी कर सकते हो। भाई 20% से अगर टैक्स घटाया है, जब आप ऐसे रेशो से करोगे तो रेवेन्यू 1 और रेवेन्यू 2 में आएगा अपना यहाँ पे चेंज, मतलब रेवेन्यू 1 और मतलब जो पहले रेवेन्यू था, अब बाद में जो रेवेन्यू आएगा वो 20% घटाने के बाद टैक्स को और 15% कंजम्पशन को बढ़ाने के बाद की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, तो मुझे चेंज बता देगा डायरेक्टली। हालांकि ये सब मैं बस आपको बता रहा हूँ, आपको करना कैसे ये देखो, ये सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको दिमाग में ही समझ जाना कि यहाँ पे जो रेवेन्यू आएगा वो टैक्स गुना कंजम्पशन होगा। अब टैक्स में कितना चेंज किया गया है? 20% घटाया गया है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इसका मतलब पहले अगर टैक्स 5 रुपए का था तो अब वो 1 घट के 4 हो जाएगा, डिमिनिश मतलब घटाया गया है। तो 5 का ही 1 20% होता है, तो पहले अगर टैक्स 5 था तो अब वो 4 हो जाएगा। कंजम्पशन में क्या चेंज किया गया है? कंजम्पशन को 15% से बढ़ाया गया है, इंक्रीज किया गया है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, इसका मतलब पहले अगर कंजम्पशन 20 था तो अब वो 3 बढ़ के कितना हो जाएगा यहाँ पे? 23 हो जाएगा। तो अब ये जो भी चेंज आएगा ना वो मुझे बताएगा मेरे रेवेन्यू में कितना चेंज आया है। देखो 20 पंजे 100, कितना प्यारा नंबर मिल गया मुझे, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 100 में जो भी चेंज आता है डायरेक्टली परसेंटेज में आता है। और यहाँ 23 चौका 92, इसका मतलब 100 से 92 हो गया तो रेवेन्यू मेरा डिक्रीज हुआ है। 100 में जो भी चेंज आता है डायरेक्टली परसेंटेज में आता है, तो 8% से जो मेरा रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो गया है। और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेरा जो रेवेन्यू है 8% से डिक्रीज हो गया। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप इसको अगर इस वाले फॉर्मूले से करोगे तो भी ये वैसे ही आएगा। लेकिन ये वाला जो सक्सेसिव मेथड है ना, ये पता है कब लगाते हैं? जब हमारा जो डाटा थोड़ा टिपिकल दिया रहता है, जैसे यहाँ 20 की जगह 13 दे दिया होता है, यहाँ 15 की जगह 17 दे दिया रहता, तो मेरे लिए बहुत आसान होता है ये सक्सेसिव मेथड से, क्योंकि 13 और 17 मुझे यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू पता नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं है। लेकिन 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, 15% की 3/20 होती है। तो ये सब मुझे पता है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू इन सब की, इट्स स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसको मैं रेशो से मेथड से जब करूँगा तो मेरे लिए बहुत ईजी पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर 13 17 दिया रहता तो मैं सक्सेसिव मेथड के साथ जाता तो मेरे लिए ईजी पड़ता। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आएगा कब रेशो मेथड लगाना है, कब सक्सेसिव मेथड लगाना है। यहाँ पर भी हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन रेशो मेथड से करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ईजी परसेंटेज दे रखा है, 20 दे रखा है और यहाँ पे 40 दे रखा है। अगर यहीं पे ये 35 दिया रहता, 35 भी चलो मुझे पता है, 33 दिया रहता और यहीं पर ये 18 दिया रहता, तो मेरे लिए आसान होता सक्सेसिव मेथड। टिपिक कंपेयरली है ना, कंपेयर करूँ अगर मैं रेशो मेथड से, तो वहाँ पे सक्सेसिव में कुछ नहीं करना रहता, प्लस करना रहता है, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना रहता है, तो अप्रोक्स में मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि इसके आसपास मेरा आंसर आएगा, वही मैं ऑप्शन टिक कर देता हूँ। हालांकि यहाँ पर भी आप देखोगे तो आंसर में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी है, ये डिक्रीज़ है ये इंक्रीज़ है, तो इन दोनों में तो वैसे ही फ़र्क है, और 42 और 12 में तो वैसे ही बहुत दूर दूर का यहाँ पे फ़र्क है। तो यहाँ पे मैं अपना ऑप्शन अप्रोक्सीमेशन करके भी लगा सकता था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी क्वेश्चन था आज का।